सपनों को देखने के लिए नींद की जरूरत होती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद खोनी पड़ती है। अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो नींद खोने के लिए तैयार हो जाइए। जहां मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोना नहीं है, आपको उन सपनों को तैयार करना है, उन सपनों के लिए मैप तैयार करना, उन सपनों की इमेज बनानी है और उन सपनों पे काम करना शुरू करना है। ऐसे ही सपने एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रितेश है और पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं। पटना में मेरी एक फिजियोथेरेपी की क्लिनिक है और एक छोटी सी बीपीओ का सीईओ हूं। मेरे बीपीओ का नाम है ऋतराज सॉफ्टेक और मेरा जो फिजियोथेरेपी सेंटर है उसका नाम है डॉक्टर रितेश फिजियो केयर। तो ये कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं। ये सपनों की कहानी है जो हमने देखा है और इन सपनों की कहानी को आपसे रूबरू करने आया हूं जिंदगी बाइट्स पे। जिंदगी बाइट्स मतलब बात जिंदगी की। तो आज आप मेरी जिंदगी की बात सुनिए। ऐसे तो सपने सब लोग देखते हैं, सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपनों पे काम करना शुरू कर देते हैं। सपने उनके कभी पूरा नहीं होते जिनको नींद पसंद है। अगर आप सपना देख रहे हैं और सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं तो नींद जो है वो, मैंने कहा है पहली बार कि नींद आपको खोनी पड़ेगी। मतलब कई रातें आपको जागना पड़ेगा, कई रातें मैप तैयार करना पड़ेगा, तब जाके वो सपने आपके पूरे होंगे। और ऐसे ही सपनों की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये बात है 1999 की। सन 1999 मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हुई है पटना से 30 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है मसौढ़ी। और ये वहाँ से मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी की है और वहाँ से शिक्षा करने के बाद मैं चला आया पटना। मैं बात इसलिए कहा था 1999 की, क्योंकि ये सन 1999 जो है ना वो ऐसा साल था जिस साल हमारे पूरे परिवार का सपना टूट गया था। ये हमारा सपना नहीं था, ये हमारे पूरे परिवार का सपना था जो 1999 में टूट चुका था। मैं उस समय 8 साल की उम्र में था और मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ही वॉज द ओनली अर्नर पर्सन इन आवर लाइफ। एक ही व्यक्ति थे जो हमारे जीवन के कमाने वाले व्यक्ति से थे। और मुझे नहीं लगता है कि कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पिता को 8 साल की उम्र में खोया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ एक बंदा हूं जो अपने पिता को 8 साल की उम्र में खोया था। तो 1999 का वो दिन मुझे याद है, ये 4 फरवरी 1999 था और ये वो दिन द वर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ। ये सबसे बुरा दिन था हमारे जीवन का, जिस दिन हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु जो होती है वो उनकी ब्रेन हैमरेज से होती है। ब्रेन हैमरेज उस समय एक नई बीमारी थी और ब्रेन हैमरेज से वो कोमा में चले जाते हैं और हमारे घर का जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी सेविंग थी, सारी सेविंग्स उनके इलाज में खत्म हो जाता है। घर में वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं तो 3 बेटे और 2 बेटियां। मेरी मां, 3 बेटे और 2 बेटियां। और मैं आपको बताऊं ये बात जिंदगी की हो रही है तो ये जिंदगी की बातें करते करते थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इमोशंस में ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे बड़े भैया थे उनकी उम्र थी 18 साल। 18-19 साल का लड़का जो पूरी फैमिली की जिम्मेवारी लेने वाला था, क्योंकि हमारे घर में कोई व्यक्ति नहीं था जो पूरी फैमिली को उठा सके, खर्चा उठाने वाला। बिकॉज ये ब्रेड एंड वाटर सिचुएशन था कि कैसे खाने का इंतजाम होगा, कैसे लोगों की पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा। ये सारी चीजों के लिए हमने एक सपना जो हमारा टूट चुका था, क्योंकि वो सपना जो था वो पिताजी ने देखा था और पिताजी जो सपना देखे थे कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बेटियों को अच्छे जगह एडमिशंस कराना है, बेटियों की शादी करनी है और न जाने क्या क्या सपने उन्होंने देखे थे, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना है, ये सब उनका सपना था। और ये सपना सब 1999 में टूट गया था। तो जिंदगी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको दिखाती है, बहुत सारी परेशानियां आपको दिखाती है और उन परेशानियों से जिस व्यक्ति ने उन परेशानियों का सामना करके निकला ना, वही सक्सेस होता है दोस्त। और इतनी आसान नहीं होती है कि इन सपनों को सक्सेस में बदला जाए। तो उस समय की जो बात मैं बता रहा हूं, 1999 के बाद का जो सफर है वो मैं आपसे आज कहने आया हूं जिंदगी वाइट्स के प्लेटफॉर्म पे। और ये 1999 से लेके जितने 24 साल हैं, इन 24 सालों में क्या क्या घटा और क्या क्या चीजें हमने किया, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अभी। तो 24 साल जो है वो मेरी उम्र जो है करीब 32 साल हो चुकी है और मैं अभी पटना के एक फ्रेजर रोड एरिया में एक क्लिनिक चला रहा हूं फिजियोथेरेपी का। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये इस तरह से बता रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेटर साबित हो पाए। क्योंकि आप जब सुनते हैं किसी को तो आपको ऐसा लगता है कि आप भी कर सकते हैं और शायद ये कहानी आपके जीवन की भी हो सकती है कि अगर इन्होंने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो मैं बात करता हूँ 99 का, जब फादर की डेथ हुई, ठीक है, तो परिवार से थोड़ा प्रॉब्लम्स में आया, स्ट्रगल्स हुए, थोड़ी दिक्कतें आई, ठीक है। हमारे घर में जो बड़े भैया थे, ही वॉज गॉड फॉर अस, लिटरली आई कैन से कि ही इज नॉट, ही वॉज दैट टाइम ऑल्सो, ही इज अ गॉड फॉर अस, बिकॉज अगर वो नहीं रहते, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, जिनकी पढ़ाई हो रही थी MBBS की, ही वॉज आउट ऑफ बिहार जब फादर की डेथ हुई थी, जब वो घर से बाहर थे, और जिस समय फादर की डेथ हुई थी उस समय मोबाइल नहीं था। वो एक दौर था जिसमें मोबाइल हाथों हाथ नहीं था। कैसे कैसे भैया को ये बताया गया कि पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कैसे कैसे वो पटना आए, ये मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैं बहुत ही छोटा था, 7-8 साल का लड़का था, उतना ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं था। बस इतना पता था कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और पटना के PMC अस्पताल में वो इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती कराया गया, क्योंकि उस समय वो कोमा में चले गए थे। तो भैया ने कैसे कैसे फैमिली को अरेंज किया और उसके बाद हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया। अब बात थी अपनी पढ़ाई की, तो हमने जो प्रारंभिक शिक्षा मसौड़ी से की और वहां से करने के बाद मैं 2009 में पटना आया। 2009 सन 2009 में जब पटना आया तो मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो चुकी थी। सपना डॉक्टर बनने का था, सपना डॉक्टर बनने का था, क्योंकि सपना तो पिताजी ने दे दिया था। भैया डॉक्टर बन चुके थे अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, फैमिली को लेते लेते उन्होंने सारा काम कर चुका था। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन मसौड़ी, वो आँख के डॉक्टर हैं मसौड़ी में, और वो डॉक्टर बन चुके थे। और अब जिम्मेवारी थी कि हमें कैसे डॉक्टर बनाया जाए। MBBS हो नहीं सकता था, बिकॉज जो हमारी घर की स्थिति थी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में थे, ठीक है, एक अर्नर थे पापा, और पापा के जाने के बाद और स्थिति खराब हुई थी। तो कैसे कैसे घर चल रहा था। अब घर जब से चल रहा था तो चीज़ें जैसे धीरे धीरे होती गई, वैसे वैसे हमने कहा कि पटना मूव करते हैं, और पटना मूव किया। पटना मसौड़ी से 30 किलोमीटर का सफ़र है। अगर आज आप जो लोग हैं, कुछ लोग जानते होंगे तो उनको पता होगा, ये 30 किलोमीटर का जो सफ़र है, हम लोग लोकल ट्रेन से सफ़र करके ये पटना मूव किया। और फिर जब पटना मूव किया तो पढ़ाई का खर्च भाई साहब ने हमें दे दिया कि भैया ये पढ़ाई का खर्च है, ये तुम्हारा एडमिशन फ़ी हो गया, ये तुम्हारा कॉलेज फ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका ये है। अब था कि आप कैसे पटना में सर्वाइव करोगे। पटना में सर्वाइव करना मुश्किल काम था। हालांकि ये सन 2009 की बात कर रहा हूं मैं, ये आज से करीब 13 साल 14 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो अब थोड़ी और दिक्कतें हो गई हैं, तब भी दिक्कतें थीं, लेकिन अब थोड़ी और दिक्कतें हो गई हैं। तो तब क्या था कि हमने पटना आया, और पटना आने के बाद हमने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे अपने लाइफ के सपने को कैसे साकार किया जाए, कैसे उन सपनों को पूरा किया जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टार्ट किया सर्च करना कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे हम कुछ करें कि अर्न हो सके कुछ। ठीक है, बहुत सारा जगह पे ट्राई किया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब पटना आया था पैसे उतने नहीं थे। ठीक है, हालांकि बहुत चीज़ें जो होती हैं वो जब आप बात ज़िंदगी की करते हैं तो वो बातें निकल के आती हैं सामने। तो मैं जब पटना आया था तो मैं आपको बताऊं कि ये वो दौर था जब मैं पटना स्टेशन से पैदल रामनगरी मोड़, एक इलाका है जो आशियाना के अलग एक इलाका है जिसका नाम है रामनगरी मोड़। उस समय मैं आपको बताऊं कि एमविलेज नाम की एक MTS की सर्विस चला करती थी। कुछ लोग जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, एमविलेज मोबाइल कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाने का सुविधा होता था, जिसको कहते थे एमविलेज करके आता था, और वो मोडम कहते थे उसको, और मोडम से इंटरनेट चलता था। आज आपके हाथों में बड़े बड़े फ़ोन हैं, बस सिम लगाओ इंटरनेट चालू, लेकिन उसमें मॉडम से इंटरनेट चला था। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो आपको एक मॉडम परचेज करना होगा, उस मॉडम में सिम लगेगा और उसके बाद उसमें नेटवर्क होगी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन आएगा और तब जाके इंटरनेट चलेगा। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे एक जॉब है और एमविलेज नाम की एक जो मॉडम है उसको सेल करना है आपको। मैं भी भागता हुआ, 10 रुपये पैकेट में थे। ठीक है, और मुझे स्टेशन से रामनगरी जाना था, और मुझे लगता है उस समय स्टेशन से रामनगरी का जो किराया था ना वो करीब 7 रुपये होंगे मुश्किल से। और मैं अगर सोचा कि मैं अगर ऑटो से जाता हूं तो 7 रुपये जाने का और 7 रुपये आने का, 14 रुपये खर्च हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस समय पैदल जाना उचित समझा, क्योंकि हमारे पास परिस्थितियां वैसी नहीं थी। तो मैं पैदल रामनगरी गया, और पैदल वहां से पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचा तो पता लगा कि वो जॉब की जो वैकेंसी थी ना वो किसी को दे दी गई है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि एक दोपहर का दिन, अप्रैल का महीना, ठीक है, ये कड़कड़ाती धूप और उसके ऊपर पैदल, और उसका जब पता लगा तो वो जॉब किसी को दे दी गई थी। और मैं वापस पैदल आया और स्टेशन से ट्रेन पकड़ के मैं घर की ओर चल पड़ा।
बड़ा लगता था यार कि क्या ज़िंदगी कैसे जाएगी, कैसे करेंगे, कैसे हम अर्न करेंगे, कैसे हम सरवाइव करेंगे। तभी मुझे एक ऑफ़र मिला, मुझे एक पता लगा कि एक बीपीओ में ओपनिंग है, बीपीओ में ओपनिंग है। तो मैं भागता हुआ चला गया और वहाँ से ये दूसरी फेज थी हमारे लाइफ की, जहाँ से मैं बीपीओ ज्वाइन किया और बीपीओ में मैं ट्रेनर हो गया। लोगों को कैसे समझाना है, लोगों को कैसे बताना है, कैसे बोलना है, कैसे किसी से बात करना है, ये ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया मैंने। उस ट्रेनिंग के बदले मुझे कुछ पैसे मिलने लगे जो काफ़ी थे मेरा जीवन पटना में चलाने के लिए, और ये कारवां बढ़ता गया। फिर हमारी फिजियोथेरेपी की डिप्लोमा ख़त्म हुई, फिर उसके बाद 2014 में हमने बैचलर स्टार्ट किया, फिर 2018 में हमारी जो है बैचलर भी ख़त्म हो गई, और फिर 2018 में हमने एमपीटी जो है वो स्टार्ट कर दिया। और फिर दौर आया 2019 का। 2019 में हमने जो सीखा था, हमने जो किया था, हमने जो सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने का टाइम आया था। और इस समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। ठीक है, वो स्टार्टअप का नाम था ऋतराज सॉफ्टिक, और वो स्टार्टअप था बीपीओ स्टार्टअप, जिसमें ये स्टार्टअप हमारा जो है वो इंडिया स्टार्टअप से रिकॉग्निशन मिल चुका है हमें, और ये हमने 2019 में स्टार्ट किया है। और ये स्टार्टअप हमारा यूनिकनेस है कि हम पटना जैसे छोटे शहर में हम भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और मगही भाषा के लोगों को हायर करते हैं और उनको कम्युनिकेशन के लिए हायर करते हैं और उनसे वो कॉलिंग का काम कराते हैं, ताकि हमारे बिहार वासियों को, जो लोग जॉब के लिए तलाश में हैं और जो उनकी इंग्लिश मजबूत नहीं है, जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले। और तब से हमारी एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम ऋतराज सॉफ्टिक है, और तब से मैं एक फाउंडर हो गया कंपनी का, एक सीईओ हो गया कंपनी का, और एक ऑनर हो गया कंपनी का। तो ये कहानी जो है वो 2019 में शुरू हुई। मतलब 2019 जो है वो साल पिछले 1999 से लेके 20 साल का जो सफ़र था 2019। अब देखो क्या है कि आपको मैंने जो बताया ये इतनी आसानी से बता दिया कि ये कहानी थी और ये सफ़र था, लेकिन इन चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सपने पे मैंने स्टार्ट किया था, सपना जो आप देखते हो वो सपना पूरा करने में एक एक दिन लग जाता है आपका। 2019 के बाद जब हमने स्टार्ट किया तो 2020 में आपको पता हो कोविड नाम की एक महामारी आई, कोविड लॉकडाउन आया, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई। हमने जो पटना में सेंटर लिया, हमें रेंट पे करना था, ये सारी चीज़ें ऐसा लगा कि एक बार सब कुछ खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने वर्क फ्रॉम होम की जो काम थी वो स्टार्ट करके अपने ऑफिस को हमने सरवाइव कराया, और अपने जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सब लोगों का रोजगार जारी रखा। वैसे तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, वी हैव ओनली 10 एम्प्लॉय, तो उन 10 लोगों का ब्रेड एंड बटर हमारे साथ चल रहा है। और ये मैंने अचीवमेंट किया है कि इन 10 लोगों का मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करा सकूं, उनका जीवन यापन हो सके हमारे यहाँ से। सपनों की शुरुआत जब होती है ना तो एक आंतरिक खुशी होती है। जब सपने पूरे होने के कगार पे होते हैं ना, तो वो जो खुशी है ना वो सिर्फ आप जानते हो, और उन खुशियों को आप अपनों से शेयर करते हो, और जो खुशी अपनों से शेयर करने में ना उससे बड़ी खुशी नहीं होती दोस्त। और मैं आपको बताऊं कि जब दौर हमारा बदल रहा था, वो बात 1999 की है, जब पिताजी की डेथ हो गई थी, और पिताजी के डेथ के बाद जब दौर बदला, भाई साहब ने अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर दी मसौड़ी जैसे शहर में, और क्लिनिक भी धीरे धीरे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि सपने एक दिन में पूरे नहीं होते दोस्त। सपनों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, सपनों के लिए 1 साल लग जाते हैं, सपनों के लिए 2 साल लग जाते हैं, सपनों के लिए 4 साल लग जाते हैं, और कई दफा सपने तो 10 साल लग जाते हैं। और ये 10 साल का दौर है, ये एक दिन में नहीं होता है कि आज मैंने ये स्टार्ट किया और आज ही खत्म, आज ही पूरा हो गया, आज ही पॉपुलर हो गए। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, कुछ लोग स्थिर हो जाते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अब मुझे नहीं मिलेगा सफलता। तो मैं एक लाइन में आपको बताता हूं कि सफलता और असफलता में सिर्फ 2 ही अंतर है दोस्त। सफलता और असफलता में सिर्फ 2 ही अंतर है कि सफलता जिसको मिली उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया, सफलता जिसको मिली उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया, और जो असफल रहा वह उसके सपने अधूरे रह गए, वो पहुंच नहीं पाया सफलता। बस यही है। तो अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार,
इसका मतलब कि आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में कहीं ना कहीं कतई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ रहे हैं सपनों को पूरा करने में। तो अगर आप सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो असफल आप नहीं होंगे, मतलब सफल आप नहीं हो पाएंगे। तो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जारी रखिए। और मैं आपको बात बता रहा था कि 99 के बाद जब चीज़ें लाइन अप होने लगी, चीज़ें सही दौर पे आने लगी, तो मैं जब पटना में मुझे काम मिल गया और मैं ट्रेनिंग में आ गया। ट्रेनिंग प्रोफाइल एक होती है, जब आप बीपीओ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग जब जाते होंगे बीपीओ जानते होंगे, तो बीपीओ में कम्युनिकेशन ट्रेनर होता है, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर होता है। तो ये प्रोफाइल मुझे मिला था कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का। मैं 20-22 साल का उस समय रहा होगा, और वो 20-22 साल का लड़का, एकदम दुबला पतला लड़का, और जिसके शरीर में ऐसा दिखता ही नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनर होगा। जब मैं कोचिंग मतलब जब इंटर करता तो लोग समझते कि ये बंदा तो सीखने वाला होगा, और जब मैं स्टेज पे आता तो मैं सिखाने लगता, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये अजीब वाली चीज़ों को अपने दिमाग में मत आने देना, क्योंकि जिस दिन ये अजीब वाली चीज़ें आपके दिमाग पे आ गई ना, उस दिन से आपकी सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो और बड़ी हो जाएंगी, और वो और बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी हो जाएंगी। मतलब वो सीढ़ियां आप चढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि एक हिंदी का और एक गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब हमने खराब पहना तो लोगों ने ताने मारे कि भाई ने इसको अपने साथ रखना बंद कर दिया है, लगता है कि भाई इसका खर्चा चलाना बंद कर दिया है। और जब अच्छे कपड़े पहनने लगे तो किसी ने कहा कि पटना में 2 नंबर का काम शुरू किया है, पटना में 2 नंबर का काम शुरू किया है। तो लोग कुछ कहेंगे दोस्त, और लोगों का काम है कहना। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, और जब तक आप मेहनत करते रहेंगे सक्सेस आपके नज़दीक होती जाएगी और सफलता आपको मिलती चली जाएंगी। और सफलता जो है वो एक दिन की नहीं है, मैंने बार बार कहा है, और ये एक दिन वाली सफलता जो है बहुत जल्द खत्म भी हो जाती है। तो मेहनत बरकरार रखिए और सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे चीज़ें जो होती हैं वो आपके लाइन में आती है, कैसे चीज़ें जो हैं वो आप करते हैं और वो होते चली जाती हैं। क्योंकि ये दृढ़ निश्चय होता है आपका, काम की लगन होती है आपकी, काम करने का तरीका होता है आपका। और किसी ने एक वर्ड में आपको और भी कहूंगा कि एक शिव खेरा हमारे बहुत बड़े मोटिवेशनल है, जिन्होंने कहा कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो काम को अलग ढंग से करता है। सो विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। तो बस ये याद रखिए जीवन में कि आपको जीतना है, आपको जाना है, मतलब आपको ऊपर तक पहुंचना है। मैं आपको एक और ये बताऊंगा कि घोड़े सबके दौड़ते हैं, घुड़सवार एक रेस होता है जिसमें घोड़े सबके दौड़ते हैं। और वो जो घोड़े का रेस है ना, वो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कीमती खेल है, रेस है, घुड़दौड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग जिसको कह सकते हैं, वो रेस वाला चीज़ है। तो उसमें जो घोड़ा है ना, वो उसके ऊपर जो घुड़सवार बैठा होता है वो घोड़ा दौड़ा रहा होता है। कई न जाने कितने घोड़े दौड़ रहे होते हैं, और सबका कनेक्शन जो होता है वो घोड़े, सब लोग अच्छी खाना खिलाते हैं अपने घोड़े को, सब लोग सही से तैयार करते हैं रेस के लिए। लेकिन जीतता वही है ना जिसके घोड़े का कनेक्शन उसके घुड़सवार से होता है, जो कान में उसके कहता रहता है बेटा यही मौका है, यही जीत का मौका है, तुमको आगे दौड़ना है, तुमको आगे दौड़ना है, तुमको आगे पहुंचना है, तुमको वही निशाना रखना है, तुम्हारा मंजिल जो है ना वो लाल वाली जो फीते लगे हैं ना उसको क्रॉस करना है, और वही मंजिल, वही निशाना और वही कनेक्टिंग, वही ट्यूनिंग जो है ना वो उसको विनर बना देता है। बस तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी लगन को वही जारी रखिए, वही ट्यूनिंग, वही लगन। कोई आए यार, कोई है जो कहेंगे, लोग आसपास के लोग जो है कहेंगे उनका काम ही नहीं है, वो तो बैठे हैं वो कहते हैं ना, वो निठल्ले बैठे हैं, और वो निठल्ले बैठ के वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी तरक्की से परेशान है वो, इसलिए वो कर नहीं सकते हैं वो। और जब वो कर नहीं सकते तो वो कहेंगे, और अगर आपने उनकी कही बातों को सुन लिया तो फिर आपका मटिया बेट हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप जो काम कर रहे हैं उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। और ये जो सफ़र है ज़िंदगी की, और ये सफ़र कहानी जो कहती है ना, वो कहानी सबकी होती है, कहानी सबकी होती है, हमारी भी है, आपकी भी, आप सब जितने लोग हैं यहाँ पे सबकी एक कहानी है। कुछ लोग उस कहानी को सुना देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग उस कहानी को सुना देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। तो अपनी कहानी को सुनाइए, अपनी कहानी को बताइए, आपने जो सोचा है, आपका जो मोटिव है, आपका जो मिशन है, आपके जो आइडियाज हैं, उन आइडियाज को लोगों को बताइए।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपकी इस आइडियाज़ को, आपके इमोशंस, मोटिव्स को, आपके जो परिश्रम है उसको पकड़ लेगा और उसके बाद वो आपको आगे ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि आप अकेले कहीं नहीं पहुंचते। कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपको एक रास्ता देता है और आपको आगे पहुंचाता है। तो उन व्यक्तियों को आपको खोजना पड़ेगा, और जब तक आप उन व्यक्तियों को नहीं खोजेंगे तब तक थोड़ी बहुत लेट हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए अपने लाइफ में उन लोगों से मिलिए जिन लोगों को आप बेहतर देख रहे हैं और जो बेहतर कर रहे हैं, उन बेहतर करने वाले लोगों से मिलिए और वो बेहतर अपने आप चीज़ें जो हैं होती चली जाएंगी। तो जब आप जीवन में उस व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो व्यक्ति आपको अच्छाइयों की ओर ले जाता है। वैसे तो आप हर रोज जिंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, और उन अच्छों और उन बुरों को परखना आपको आना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी परीक्षा लेंगे, द टेस्ट यू। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे, वो कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे लेकिन आपकी परेशानियों में साथ नहीं देंगे। कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके आइडियाज, आपके मोटिव्स, आपके जो काम है ना उसकी सराहना करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। तो उन लोगों के साथ आप रहना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो लोग हैं ना ये बहुत बड़े आपके बाधक होते हैं। जब आप सक्सेस करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत बाधक होते हैं, जो आपको हमेशा एक रोड़े की तरह, जैसे आप रोड पे ब्रेकर्स होते हैं, रोड ब्रेकर्स वैसे काम करते हैं। वो ब्रेक करते हैं, अचानक से आपकी स्पीड को कम कर देंगे और अचानक से आप रुक जाएंगे, आप डाइवर्ट कर देंगे आपको कि ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, अरे ये फालतू का काम है, ये मत करो, ये हो जाएगा। तो ऐसा जब आपको लोग मिले ना तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, और जब आप इग्नोर करेंगे तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा सफल नहीं हूं, ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा सफल हो चुका हूं। हाँ, 1999 में स्टार्ट जो हुआ था हमारा, 8 साल जो हम थे, और उसके बाद 2009 में पटना आया। 2009 के बाद जो 10-12 साल हैं, ये जिंदगी के वो साल हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है। ये जो मैंने सीखा है वो आपको बताने की कोशिश की है, और ये जो आप सब ने सीखा है लोग आपको सिखाते चले जाते हैं, और जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक आप कुछ पाते नहीं हैं, और जब आप पा लेते हैं तब आप दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हमने ये पाया है। और वो कहते हैं क्या कि आप जब मेहनत करते हैं तो मेहनत एक दिशा में होती है, और वो दिशा जो होती है उस दिशा में मेहनत करने के बाद आपको उस दिशा की जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सफलता कहलाती है। सफल होने का मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलर हो गए, आपको सोशल पे 10 लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, ये सफल नहीं है। सफल मतलब आप खुश हैं, सफल मतलब कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, सफल मतलब कि आप जो हैं आप अपने परिवार के ब्रेड एंड वाटर का इंतजाम कर ले रहे हैं, सफल मतलब कि आप जो चाहते हैं ना वो आप कर लेते हैं, सफल मतलब कि आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आपने सोचा है। सफल मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो कर रहे हैं जो आपके परिवार वाले भी चाहते हैं। ये मतलब नहीं होता सफल का कि आप बहुत बड़े पॉपुलर हो गए, बहुत आपकी बड़ी स्टारडम हो गई, ये सफल नहीं होता है। सफल तो वो होता ही होता है। ऐसे लोग सफल होते हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने हिसाब से चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वो अपने एक लाइन में, एक धारा में एक चीज़ों को ले जाते हैं। और इन चीज़ों में आपको कई बार वो लोग मिलेंगे टोकने वाले, जो काम है उनका, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको ये हमेशा बताते चलेंगे कि ये वाला काम जो है वो तुम्हारे बस की नहीं है, ये वाला काम जो है वो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये स्टार्ट करो, तुम यहां से स्टार्ट करो, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें होती रहती हैं। तो मैं बार बार आप सबके साथ ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ हूं, अभी स्ट्रगल जारी है, बिना स्ट्रगल के कुछ होता नहीं है, लाइफ जो है वो स्ट्रगल ही है। और ये जो आपका उम्र है ना, अभी जो एज है, ये जो 20, 25 और 30, ये 20 से 30 साल का जो एज है ना, ये स्ट्रगल वाला एज है, यहां रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। और मैं उन युवाओं को जरूर कहूंगा कि इन एज में अपने आप को आप अपने सक्सेस की ओर मोड़ने की कोशिश करें, वो काम स्टार्ट करने की कोशिश करें जिस काम में आपको माहिरत हासिल है, जिस काम को आपको करना आता है।
क्योंकि बिना स्किल के कुछ नहीं होने वाला है और बिना काम के कुछ होने वाला भी नहीं है। क्योंकि मैं आप हमेशा जब भी हम लोगों से डिस्कस करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस व्यक्ति को काम आता ना उसे काम मिलता है, और जिस व्यक्ति को काम नहीं आता उसे काम नहीं मिलता। चेहरे कभी आपकी पहचान नहीं होते हैं, चेहरे कभी आपकी पहचान नहीं होती, आपका काम पहचान होता है। और आज हम यहां खड़े हैं तो कहीं ना कहीं किस काम के मकसद से खड़े हैं, और जब तक आप कोई काम अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। मैं आपको एक बहुत बड़े जो हमारे भगवान भी रहे हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। और ये भगवान राम का नाम आप सब जानते हैं, हम रोज सिमरन करते हैं भगवान राम का, और जब भी हमारा वक्त ऐसा मिलता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं तो भगवान राम को याद कर लेते हैं। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि राम की पूजा हम सिर्फ राम से नहीं करते हैं, राम की पूजा हम उनके काम से करते हैं। अगर उनका काम उच्चतम नहीं होता तो वो उत्तम नहीं होता, तो वो पुरुषोत्तम नहीं होते। उन पुरुषों में उत्तम थे इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम रहा, उनका काम बेहतर था। भगवान लक्ष्मण की हम पूजा नहीं करते, हालांकि 14 साल उन्होंने भी भगवान राम के साथ कदम से कदम मिलाया, वो सब कुछ किया जो उनके भाई ने आज्ञा दिया, लेकिन हम लक्ष्मण की पूजा नहीं करते। और आप भूल जा रहे होंगे भरत को, वो बलिदान भरत का जिसने अपने भाई बड़े राम की खड़ाव गद्दी पर रख दी। उनकी माता ने कहा था कि मेरा बेटा राजगद्दी संभालेगा, लेकिन वो भाई का बलिदान था कि 14 साल तक जब तक राम नहीं आया तब तक गद्दी पे वो उन्होंने अपना वो रखा नहीं कि भैया ये तो राम का अधिकार है, ये तो भैया का अधिकार है, हम कैसे इसको ले सकते हैं। तो ये बलिदान था। लेकिन हम पूजा किसकी करते हैं? हम पूजा करते हैं भगवान राम की, क्योंकि हमें बताया गया कि भगवान राम जो हैं उनका काम सबसे उत्तम था, उनका काम सबसे बेहतर था, और उनके काम के वक्त हम उनकी पूजा करते। इसलिए लाइफ में, जीवन में आपकी पूजा या आपके काम को या आपको अलग तभी करा जाएगा जब तक आप किसी से बेहतर काम नहीं कर ले। जब तक आप दूसरों से अलग नहीं होंगे तब तक आपकी पूजा नहीं होगी, मतलब तब तक आप पॉपुलर नहीं होंगे, तब तक लोग आपको नहीं जानेगा। लोग बहुत हैं, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और मैं बतौर फिजियोथेरेपिस्ट पटना में क्लिनिक चला रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि पटना में आई एम द ओनली फिजियोथेरेपिस्ट इन पटना। नो, इट कांट हैपन। मैं ही एक नहीं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, पटना में तमाम लोग होंगे, लेकिन अगर आप उनसे बेहतर कर रहे हैं, उनसे बेहतर स्किल है आपकी, तभी आप बेहतर हो सकते हैं, तभी आपके पास लोग आएंगे। तो ये आप काम स्टार्ट कीजिए कि आप अपने काम में उच्चतम करने की कोशिश कीजिए। अपने आप देखना एक दिन दो दूर नहीं होगा जब लोग आपको खोजते चले आएंगे, जब आपको ढूंढते चले आएंगे, जब आप लोग आपकी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। इसी को कहते हैं सक्सेस। यही होता है सफलता, और यही होता है सफलता, क्योंकि जब आपकी काम की पूजा होने लगती है तो मतलब आपकी पूजा होने लगती है। अब मैं आपको एक और वाक्य बताता हूं कि कैसे आपको मोटिवेशन मिलता, कैसे मुझे मोटिवेशन मिला, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे पटना आया। क्योंकि पटना से 30 किलोमीटर दूर एक लड़का जो पटना आता है लोकल ट्रेन से चल के आता है और लोकल ट्रेन में धक्के खाता है, और उसका पटना आके पटना में अपनी फिजियोथेरेपी सेंटर चलाता है, अपना एक बीपीओ स्टार्ट कर लेता है। हाउ इज इट पॉसिबल? आखिर कैसे हुआ ये सब? तो ये सब हुआ एक मोटिवेशन से, ये सब हुआ एक कहानी से, ये सब हुआ एक वीडियो से, ये सब हुआ एक लाइफ एक्सपेरिमेंट से। मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूं कि एक लड़का जो सुबह 5 बजे घर से निकलता था। मैं आपको अपनी वाक्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब पटना आया था ना, तो मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं एक बीपीओ में स्टार्ट किया था काम करना। बीपीओ मतलब उसको हम कहते हैं तो कॉल सेंटर कहते हैं वो। तो जब मैं कॉल सेंटर में स्टार्ट किया काम करना, तो मुझे पढ़ाई भी करनी थी। पटना के कॉलेज में पढ़ रहा था फिजियोथेरेपी, और 3 बजे तक की क्लासेस होती थी, और यहाँ पे जो जॉब था वो 3 से 12 का जॉब था। 9 आवर्स की ड्यूटी होती। प्राइवेट काम जो 9 घंटे से कम का नहीं होता भाई साहब, 9 घंटे देने पड़ते हैं, वरना पैसे वैसे मिलते नहीं है, और हाफ डे अलग से लग जाता है। मेरे साथी जो सुन रहे होंगे मेरी बात, वो जरूर जानते हो कि हाफ डे का मतलब क्या होता है। जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनको एकदम बखूबी अच्छे से पता हो कि पूरे दिन काम करो और हाफ एन आवर लेट हो जाए, 1 घंटे आप देर पहुंचो, तो पता लग गया कि आपकी हाजिरी जो है ना वो कट गई। पूरा दिन काम करने का 1 घंटे लेट का आधे दिन का पैसा मिलता था। यही नियम था यार, यही करना था। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं 5 बजे घर से निकलता, तो मैं एक दिन सोचा कि यार क्या फालतू आदमी हूं मैं, क्या फालतू आदमी हूं मैं कि सुबह सुबह घर से निकल पड़ा हूं। तो घर से जब निकला तो मैं स्टेशन तक आया तो रास्ते पे कोई आदमी नहीं चल रहा था। वो ठंड का दिन था,
कुहा से पूरा रास्ता भरा हुआ, मैं बैग टांगे, लंच का बॉक्स जो है ना वो ढन 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 कर रहा था, क्योंकि बैग में सिर्फ लंच बॉक्स होता था, 2-4 किताबें होती थी और एक पल्ले में लंच बॉक्स था। मम्मी जो सुबह है ना वो लंच बना के दे देती कि बेटा मेरा खाएगा, और वो लंच ढन ढन कर रहा था और मैं उस ढन ढन की आवाज के साथ मैं स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। मेरे घर से स्टेशन की दूरी मुश्किल से 12 मिनट का रास्ता जो पैदल है, मैं रोज पर दिन वो रास्ता क्रॉस करता हूं। तो जब मैं 12 मिनट के रास्ते क्रॉस किया, मैं स्टेशन जो रास्ते जा रहा था, मैं बोला क्या अजीब आदमी हूं मैं भी यार, सुबह निकल जाता हूं, ये भी कोई निकलने का टाइम है। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचता तो मेरे जैसे मैं अकेला नहीं होता, मेरे से कई लोग होते हैं जो पहले से स्टेशन आए हुए होते हैं। मैं किसी से सुनता, बोलते कि यार अभी अभी तो ट्रेन गई थी, एक छूट गई। मैं फिर सोचा कि नहीं यार, मैं ही अजीब नहीं हूं, ये वो तमाम लोग हैं जो अजीब हैं, जो सुबह मेरे से पहले भी निकल लेते हैं। जब स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी ना, तो मैं जब ट्रेन में इंटर किया तो मुझे दिखा कि पहले ही से लोग और बैठे हुए थे। ये लोकल ट्रेन थी और पहले ही से लोग और बैठे थे जो मेरे आगे के स्टेशन से आते थे, और वो लोग मेरे से 1 घंटे पहले उठा करते थे और मेरे से 1 घंटे पहले पहुंचते थे। तब मुझे तसल्ली हुई कि नहीं, आई एम नॉट द ओनली वन, मैं एक नहीं हूं, मेरे से 1000 हैं, मेरे जैसे लाख हैं जो डेली आके अपना काम करते पटना जैसे शहर में। और तब से ये मोटिवेशन मुझे मिला कि नहीं यार, मैं तो कर रहा हूं, तो मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं, इससे पहले भी आ रहे हैं। तो ये मोटिवेशन आपको मिलता है कहीं ना कहीं, और शायद आपको ही मिला होगा। अब उस मोटिवेशन को आपको कैच करना है, उसको आपको समझना है, और जब आप उसको समझ लेंगे तब अपने आप चीजें जो हैं आपके समक्ष जो है क्लियर होती जाएंगी, और जब चीजें क्लियर होती जाएंगी तो आपके सपने से दुनिया जो है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और कम होती चली जाएंगी, और फिर सपना आपका समझो पूरा हो गया। जिंदगी में जब आप कुछ करते हैं ना, तो जिंदगी ही आपको उन चीजों को करने में आपकी मदद भी करता है। मतलब यूं कहें तो कुछ चीजें खास कर आपके लिए ही बनाई जाती हैं, या फिर जो आप करते हैं वो चीजें अपने आप आपके लिए बनती चली जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया था, मुझे कोई कंपनी खोलनी है, ऐसा मैंने सोच के नहीं आया था। बस मेरा एक सपना था कि मैं किसी तरह डॉक्टर बन जाऊं, बिकॉज डॉक्टर तो बनना था। तो पिताजी डॉक्टर थे, माय फादर वाज अ डॉक्टर, ही वाज एन आई स्पेशलिस्ट, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरे भाई साहब डॉक्टर हैं, तो मुझे भी डॉक्टर बनना था। ये कहते हैं ना वो परंपरा आ रही है, ठीक है। लेकिन घर की स्थिति उतनी अच्छी थी कि MBBS करो, ठीक है। भाई साहब ने सुझाया कि फिजियोथेरेपी कर लो, इट्स ना ग्रैंड कैरियर, एक बड़ा कैरियर है, बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है ना बहुत चेंज हो रहा है। इस लाइफ स्टाइल में कई लोग जो हैं वो पेन से पीड़ित हैं, दर्द से वो पीड़ित हैं। तो दर्द अगर आपको है, हम सबको, मुझे भी दर्द होता है, तो जब भी आप कोई काम करते हो तो दर्द होता है। तो हमने कहां से ये प्रेरणा मिली कि दर्द से कैसे आप किसी को राहत देते हैं, कैसे दर्द से निकालते हैं। तो उन दर्द वाली चीज़ों को हमने स्टार्ट किया। हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की, फिजियोथेरेपी में क्लिनिक में हमने स्टार्ट किया, तो लोगों को दर्द निवारण का स्टार्ट किया। और इसी दर्द के बीच में जब मैंने पार्ट टाइम काम किया, तो उस पार्ट टाइम से भी बहुत सारी चीज़ें अर्न किया। मैंने कहा कि मैं ट्रेनर था तो कम्युनिकेशन सीखा, मैंने सॉफ्ट स्किल सीखा, मैंने लोगों से कैसे बात करना है, तो ये चीज़ सीखा। और मैं आपको एक और लाइन बताता हूं कि अगर जिंदगी में आप चाहते हैं ना कि आप बढ़िया रहें, अगर जिंदगी में आप चाहते हो कि आप बढ़िया रहें, तो इन 2 चीज़ों को ना अपने पे, आप इन 2 चीज़ों पे जल्द से जल्द कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि आप बेहतर रहें, तो इन 2 चीज़ों पे जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दें, या जल्द से जल्द कंट्रोल करना शुरू कर दें। ये जो पहला चीज़ है ना वो है क्रोध। ये जो आपका गुस्सा है ना वो आपको खा जाएगा अंदर से, ये जो गुस्सा है वो आपको अंदर से तोड़ देगा। और दूसरी चीज़ जो है वो आपके खर्चे, आपके स्पेंड्स, फिजूल खर्चे। अगर इन 2 चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया, तो पहले पे अगर कंट्रोल कर लिया ना तो आपका स्वास्थ्य जो है ना वो सही हो जाएगा, और दूसरे पे कंट्रोल कर लिया तो आपका फ्यूचर। तो ये 2 चीज़ों पे आप काम करना शुरू कीजिए, निश्चित ही आपको जो है वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप काम करेंगे, और आप तो बेहतर हो ही जाएंगे। तो सफलता से जुड़ी इस कहानी में मैं आपको एक और कहानी आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये हो सकता है आपके साथ भी बीती होगी। और मैं एक लड़का हूँ जो पटना से 30 किलोमीटर दूर के शहर से आता हूँ। तो ये लड़का जो डेली लोकल ट्रेन से सफ़र करता है, और ये लोकल ट्रेन, अगर आप सब ने किसी ने लोकल ट्रेन का सफ़र किया तो उनको बहुत खूबी मालूम होगा कि लोकल ट्रेन में कैसी रस होती है। और अगर आप पटना गया
ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सी जो भीड़ है जिसमें आपको सफ़र करना होगा। तो मैं आपको एक दिन का वाक्य बताता हूँ कैसे मोटिवेशन और कैसे सफलता को आप जोड़ते हैं चीज़ों से। तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक ट्रेन थी, पटना गया की पैसेंजर ट्रेन। मैं उसमें चढ़ा और चढ़ने के बाद इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी कि एक व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति के शरीर से टच कर रहा था और एकदम से, कहते हैं ना वो एक कहावत जिसको कहते हैं छोटी सी चिट्टी ससरने की जगह ना हो, मतलब चींटी भी उसमें नहीं जा सकता, ऐसी कहावत होती है। लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी कि कोई आदमी उसमें एंटर नहीं कर रहा था। एक स्टेशन खत्म हुआ, एक स्टेशन क्रॉस किया और हमने एक आवाज सुनी और आवाज थी कि पानी ले लो, लस्सी ले लो, पानी ले लो, लस्सी ले लो। मैं सहसा उसकी तरफ देखा कि वो एक 45 साल का आदमी, पेट निकला हुआ और उसकी उम्र जो है वो बता रही थी कि वो थका हुआ थोड़ा सा है और उसके कंधे पे एक 50 किलो का वजन, मतलब 10-12 किलो की बाल्टी और उसमें 15-20 पानी की बोतलें, आपकी एक बोतल की 1 लीटर की जो भार होती है और करीब करीब उसमें लस्सी और उसमें न जाने क्या क्या, और वो कंधे पे रखे हुए और वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा जा रहा था और मैं वहीं ठिठका था, मैं वहीं खड़ा था और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत रस है, अब यहां से आगे नहीं जा सकते हैं और यहीं पे ठहर जाते हैं, यहीं पे स्थान कर लेते हैं और अपने गंतव्य पे तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि दोस्त हम भी वही गलती करते हैं, एक जगह ठिठक जाने की, एक जगह ठहर जाने की। और वो जो व्यक्ति है जो पानी बेच रहा है वो हम सबको पानी पिलाता हुआ न जाने वो अपनी गति में बढ़ता जा रहा है और अपनी मंजिल तक, क्योंकि उसको पता है कि मुझे 4 बोगियां कंप्लीट करनी है इस अगले स्टेशन तक जाने जाते, और ये उसका लक्ष्य है। तो जीवन में लक्ष्य स्थापित करो और जब लक्ष्य स्थापित कर लोगे तुम वहां तक जरूर पहुंचोगे जहां तक तुम्हें जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। जिंदगी वाइट के सफर में मैंने अपनी जिंदगी का सफर बताया और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य पे काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।